बैठकें चली रही है, इधर तीसरी चालू है। ये तो काम होता फास्ट, देखा ना, राजेश अलग उलझा हुआ है और टाइम चौक से अलग उलझा हुआ है। लगाया ना तुमने आदमी को, मतलब चार्ज बैटरी करने वाला हो ना। तुमने क्या बोला, पदाधिकारी वक्ता ने हमको भी काम से लगा रखा है। भगत सिंह ने बोला अकेला ऐसा नहीं है, सांसद विधायकों को काम से लगा रखा है। एक को इनका आपको भाषण देना, उज्जैन में प्रदेश मंत्री जी है ना हमारे, लो आओ पीतम, जैसे भी काम करो। 4 तो शनिवार के 5 आज के 45 रुपये ले जाओ आओ वालों मोड़ा। चलो ब्रेड दे दी कौन सी 10 की।
खान को होगा कारण तो गए कराना याद कौन रखवा ले कौन सी है हैं तो सादा वाली गोल्ड ₹2 खोल ले दो ₹2 खोल ले इनको बची ले लो ₹7 आज वाली साथ में ₹3 कच ले लो इलायची ले लो हैं पानी पाक के हिसाब से ₹2 का एक है पानी पाक दे दो तुमको
हाँ भाई पैकेट ले आ बस चल जाए भगवान वही है, छोटी वाली हेलो हाँ रात में बाला पर कोई रेट हो जाएगी माल नहीं आ रहा सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दी। है कौन अरे दादी जाई बढ़ गई भाई बढ़ गई मन से ही हमारे चक्कर लॉकडाउन नहीं रहा लॉकडाउन चक्कर धर रहे उन्हें तो कहा कहाँ जा रहा हो यार तेरे कितने की दे रहा साहब मजे नहीं आ रहा वैसे में यार तो रेट हो या फिर दोगुनी हो ऊना आना आ रहा हूँ और क्या था खुले दे देना और वो खुले हैं 12 चलो को तो ज्यादा जो है चलो को तो ज्यादा है बहुत कम मीटिंग कर रहे हो आ रही है आज सवाल कोई देख रहा हूँ इसकी फास्ट की बहुत ज्यादा दिखते ही नहीं वो बदल जाते हैं यार छपवा ज्यादा नहीं क्यों ये की कैसे है अरे लगा मेरी भी अब आप देख रहे हो भैया सदाम का नहीं दुनिया भर में आओ भाई घर में पूरी गोली हाँ आवाज नहीं आ अब सूरज की एकदम अरे मालूम नहीं भाई ये जो पप्पू का भी तो लगा छोटा सा मेरा दांत तो लगा दे कारण मैं क्यों नहीं हो रहा शॉर्टेज यार क्यों हुआ है ऐसे और दूध डाल जाती एक
डालो देना कनेक्ट नहीं हो क्या तो डालो देना यार यार दामन दामन क्या ये आगे पाइप पाइप आ गए आड़ की तरह हो जाएंगे करना मन कैसे आंगे में अपन आ तो रहा है अपन क्यों नहीं दिख रहा है रुको तो करो हाँ अब आए क्या हाँ जब स्क्रीन शॉट लेना जी यार एक हाँ कैसे लेंगे स्क्रीन शॉट नीचे वाली हवा अब इसका नीचे अब इसका थोड़ा गड़बड़ है संजय चौरसिया जी आ गए क्या इस बैठक में? जिलाध्यक्ष आ गए क्या? हेलो, जिलाध्यक्ष जी आ गए क्या संजय चौरसिया जी? हेलो हेलो होटल साहब गड़बड़
वही तो घंटी और हो जाएंगे, इतने जो पसीना आ रहा है बहुत जोर से। मीटिंग देख ले, मीटिंग ऐसे होता है। हेलो हेलो। अरे यार लगा रहा हूँ यार जो है। कुंदन भाई, हाँ हाँ हो ना आप क्या? क्या चीज? आप हो ना मैंने क्या? तो हाँ मैं यहाँ हूँ ना। सब जुड़ गए क्या जिलाध्यक्ष वगैरह? जिलाध्यक्ष जी से आवाज नहीं आ रही जिलाध्यक्ष जी की। तो बालाघाट। अपने अपने वक्ता को बुला लेंगे इसमें। अरे अभी अध्यक्ष जी नहीं जुड़े, हाँ वही अभी मैं अध्यक्ष सोच जी रहा नहीं जुड़े, था वो भाई जिलाध्यक्ष जी भी नहीं साहब। जुड़े अभी तक तो। हाँ वो भाई साहब को एक बार उन्होंने ट्रायल कर लिया, वो जुड़ रहे हैं कंफर्टेबली। ठीक है राघवेंद्र जी भाई साहब, उनका फोन आया ठीक है, था। ट्रायल कर लिया, अच्छी बात है। हाँ तो तो मैं मैंने ये कहा बता भाई था साहब कि आप अपने सारे जने अपने जुड़े हुए हैं ना, बालाघाट। संग बढ़ जाए। मेरे ख्याल से बालाघाट वाली शुरू करवा के फिर यहाँ शुरू करते हैं। नहीं, कैसे शुरू करवा दूं, वहाँ पे भी जुड़े नहीं ना लोग। वहाँ जुड़े नहीं है। जितेन संजय चौरसिया जी जुड़े हैं क्या इसमें? नहीं है अभी कोई जिले से नहीं। कौन जुड़ा हुआ है? गुना जिले से कोई है क्या यहाँ पर? गुना जिले का कोई पदाधिकारी है क्या ओबीसी का? अभी संजय भाई साहब से मैं देख रहा हूँ, गुना जिले से जुड़ जुड़ गए भाई साहब, मंडल अध्यक्ष गुना से। मंडल अध्यक्ष जुड़े हैं? तो जी आपके जी। अभी अध्यक्ष वो और तो जुड़े ही नहीं महामंत्री? है, जिला अध्यक्ष जी जुड़े हैं क्या? जिला अध्यक्ष जिला अभी मैं महामंत्री वो जुड़े क्या? भाई साहब अभी देख रहा हूँ जिला अध्यक्ष जी को मैं। आप कौन बोल रहे हो? मंडल अध्यक्ष बोल रहा था भाई साहब गुना से। अच्छा, देखिए जरा एक जी बार जिला अध्यक्ष जी जुड़े हैं क्या और जिला महामंत्री, दोनों में से कोई। जी भाई साहब देख रहा आप एक फोन बार लगा फोन दीजिए कर संजय जी लीजिए। को, है ना? हूँ। जी भाई साहब मैं लगा रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है। पंखा बंद करें। आ गए वनडी स्टार, आ गए अध्यक्ष बंटी, जिलाध्यक्ष मंडल। मुझे आज कान के लगा के घंटे जब आगे सुनाई है तो क्या हो गया? एयरफोन एयरफोन है हमें लगा दे। बंटी गुना जिला अध्यक्ष जी से बात हो गई क्या नितिन भाई? जरा हाँ देखिए जी बहुत जी शोर आ रहा भाई है साहब, पीछे। हो गई भाई साहब, वो ऑनलाइन हो रहा है, वो क्लिक वो हो नहीं पा रहे थे तो हो रहा है। अच्छा, और जिला महामंत्री या कोई और? डबल डबल फोन है। ये तो भाई साहब तो मैं अभी वो और दूसरे सारे ही जो आ रहे हैं यहाँ, चार ही जो आ जिला रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष जी है ना मुनीत धाकड़ जी। आ गई आवाज। ठीक है। आवाज नहीं आ रही।
यहाँ तक आप नहीं आ रहे। अपना ही आग हुआ। इसमें और कोई मंडलों से कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्या? और यस सर। हेलो। कितने मंडल के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं? कितने मंडलों के लोग जुड़े हुए हैं? अरुण मंडल से कान्हा यादव, शिवप्रताप सिंह, मंडल महामंत्री। 2 लोग 3 लोग जुड़े हैं। जिले से अभी कोई नहीं जुड़ा क्या? जिला नंद अध्यक्ष जी कुमार कहाँ है? भी वो है क्यों नहीं शायद। जुड़ पा रहे हैं? जिला अध्यक्ष जी क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? भाईजान उनको कॉल लगा दिया मैंने, अभी वो कह रहा है ना मैं फॉरवर्ड डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ लिंक, तो वो फोन नहीं हो रहा। यार थोड़ा सा पहले से तैयार हो जाना चाहिए ना, कम से कम। भाईजान मैंने कॉल लगा दिया भाई। चलो जुड़े हैं, वो जुड़ गए हैं, दिख रहे हैं, जी। कनेक्ट हो रहा है उनका ऑडियो। आवाज नहीं आ रही, मीटिंग चल रही है। आ रही है आवाज। नहीं याद नहीं हवाई जिलाध्यक्ष जी जुड़ गए क्या? भाजपा को दुपट्टा दे रहा मेरे तो दे जाइए। चौरसिया जी, पीलू नहीं है तो हमें निकाल के दे जाइए। चौरसिया जी सुन पा रहे हैं क्या? चौरसिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ नितिन भाई? कर देना बेटा। चौरसिया जी आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो चौरसिया जी, सुन पा रहे हैं आप? नहीं, पर आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। आप बोल रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज हम तक नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है हमारी ये तो। चौरसिया जी सुन पा रहे हैं? चौरसिया जी सुन पा रहे हैं क्या आप? तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो चौरसिया जी। हाँ वैसे मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हम भी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। और आपका जी वीडियो जी बंद है। वीडियो बंद हो गया लेकिन। जी जी, देखिए अब चालू हो गया। हाँ हो गया चालू। अब मैं जी बोल रहा था कि हमने कितने लोग जुड़े, अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं। थोड़ा जरा अपने जिला महामंत्री वगैरह को बोल के फोन करवा दीजिए कुछ लोगों को, और लोग जुड़ जाए। भाई साहब लोगों को जुड़ना आ नहीं रहा। जिलाध्यक्ष जी भी बोल रहे हैं जो आपकी लिंक आ रही है और ब्लू में नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? क्या नहीं आ रही है ब्लू? उसी लिंक से तो बाकी सब लोग भी जुड़े हैं। हेलो अगर कॉल किसी कॉल करना है तो जी मैं सब जी पानी पाओ। मैं डबरा मंडल से बीर सोने वाला हूँ। आप नहीं आए यार। हेलो जी। हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही साहब। ब्रह्म मंडल से बोला हूँ मैं, बीरन सोन। जिलाध्यक्ष जी क्या स्थिति है? और लोग जुड़ेंगे क्या? हेलो हाँ जिलाध्यक्ष जी, और लोग जुड़ेंगे क्या? आप तब तक सबको जोड़ लो। 4-5 मिनट बाद हम शुरू कर देंगे, 6:15 तक, है ना?
आप ठीक है। तब तक कुछ लोगों को फोन लगा लीजिए अपने पदाधिकारियों को और लोगों को, वो जुड़ जाएंगे, है ना। चीनू, ए चीनू, कहाँ चला गया? मेरी आवाज आ रही है? हमें हवाई नहीं आता, पट्टा डाल दे जला रही है। एक जरूरत पता नहीं तो बात नहीं बना ले आने। खबरा मंडल से बोल रहा, खबरा मंडल से नमस्ते। अगर है वो पन्नी को नहीं रख पा रही ना नितिन भाई साहब, नितिन भाई सुन पा रहे हैं? नितिन भाई सुन पा रहे हैं? नितिन भाई, नितिन भाई, कौन भाई साहब? जी भाई साहब। सभी का ये कहना है कि ज्वाइन मीटिंग में अपन जा रहे हैं ना, उसको क्लिक कर रहे हैं तो उसमें बता रहा है योर मीटिंग विल स्टार्ट इन फ्यू सेकंड्स। ज्वाइन नहीं हो पा उनको रहे। बोलो कि एक बार वापस से पूरी क्लोज करेंगे, पूरी क्लोज करके फिर से एक बार जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे वो। हाँ, मैंने उनको बोला वापस से इंस्टॉल करो आप जूम को। जूम को इंस्टॉल मत करो, जूम को अनइंस्टॉल नहीं करना है, जूम को नहीं करना है, केवल ये मीटिंग से पूरा बाहर हो जाएंगे और उसके बाद फिर से नए सिरे से क्लिक करेंगे तो जुड़ जाएंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ साहब। हाँ, बेकार है ये, बेकार है ये यार, फट जाएगा बात फट रहा है नहीं फट रहा है। अरे यार ले हमें क्या होगा, तीन भैया अच्छी नहीं दे रहा जी। मैं ऑनलाइन है मतलब तीन भैया। हेलो कुंदन भाई। तीन नंबर भाई जय श्री राम। हाँ नितिन भैया बताएं। हाँ कुंदन भाई, लोगों को वेटिंग में बोलो आ रहा कि वो अपने वक्ता जी को जोड़ ले। जय श्री राम। जुड़ गए भाई साहब, जुड़ गए भाई साहब उसमें। जय श्री राम। संजय भाई साहब आवाज आ रही है? हेलो संजय जी भाई साहब। जी भाई साहब। हाँ बोला, सोनी बोल रहा हूँ, आ रही है आवाज भाई साहब? हाँ आ रही है भाई साहब, भी जुड़ गए। ठीक ठीक भाई साहब। ठीक भाई साहब। अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं यहाँ पे? 1 मिनट में जुड़ रहे हैं अध्यक्ष जी। अच्छा नहीं, यहाँ पे जिलाध्यक्ष अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं और हमारे मुख्य वक्ता जो है वो भी जुड़ चुके हैं। बस प्रदेश अध्यक्ष जी 1 मिनट में जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ते ही हम शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई। मोदी जी, महामंत्री जी भी जुड़ गए। जिलाध्यक्ष जी भाजपा के जुड़ने वाले हैं, उनको आ नहीं रहा समझ में जी। क्या चाहिए?
लेकिन भाई एक बार सबको म्यूट कीजिए तो समझ में आए। नितिन भाई अध्यक्ष जी जुड़ गए क्या? नहीं, अभी अध्यक्ष जी तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ संजय जी आप जुड़ गए। हाँ जी हाँ जी जी जी। प्रदेश नहीं, अध्यक्ष जी जिला अभी अध्यक्ष जी नहीं जुड़े जुड़े हैं, हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कर रहा हाँ था। आप प्रदेश तो जुड़े अध्यक्ष जी हुए हैं। अभी नहीं जुड़े हैं, वो जी। दूसरी बैठक में हैं। गुना भाजपा जिलाध्यक्ष जी भी जुड़ गए भाई साहब। भाजपा जिला अध्यक्ष जी जुड़ गए, उनका क्या नाम है पूरा? गजेंद्र जी सिकरवार। गजेंद्र सिंह सिकरवार। सिकरवार। उनके आगे नाम लिखा नहीं आ रहा, 54042024 आ रहा है। अच्छा, ऊपर उनकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी। उनको बोल देते हैं जब तक वो सही कर लेंगे तो फिर हम उनसे कोई भी बात। ये जुड़ गए, फोटो तो दिख रहा है भाई साहब। जुड़ आवाज गए नहीं आ रही ना जिलाध्यक्ष भैया, जी। आवाज नहीं आ रही ना भैया। मैं उनको कॉल कर देता हूँ, कॉल कर देता अब आप सभी से एक आग्रह है कि जब हमारी बैठक होगी उस बीच में आप लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे और उस बीच में कोई भी वक्ताओं के बीच में कोई नहीं बोलेगा, है ना? थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। जिलाध्यक्ष जी, संजय जी, चौरसिया जी, लेकिन भाई चौरसिया जी को जरा अनम्यूट कीजिए ना। संजय चौरसिया जी। कुंदन जी भाई साहब जुड़ गए हैं क्या? जी भाई साहब जुड़ गए। राघवेंद्र जी भाई साहब जुड़ चुके हैं। बहुत जी। संजय चौरसिया जी आवाज आ रही है क्या आपको? चौरसिया जी का संजय भाई साहब वीडियो अटक गया है शायद। हाँ वीडियो अटक गया उनका। अनम्यूट आप भी तो सिर्फ नहीं ये आ देख लीजिए कि अपने राघवेंद्र जी भाई साहब का वीडियो नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा उनको चालू करवा दीजिए तो हम शुरू कर देते हैं बैठक को। चौरसिया जी आपको सुन पा रहे हैं क्या हमको? राघवेंद्र जी भाई साहब नमस्कार, आपका बैठक में हार्दिक अभिनंदन। जुड़ चुके हैं क्या? जी उनका वीडियो भी दिख चालू रहा है। है? हाँ जिलाध्यक्ष जी संजय जी, जिलाध्यक्ष जी की आवाज नहीं आ रही है। चौरसिया जी, संजय चौरसिया जी, चौरसिया जी सुन पा रहे हैं क्या? जी भाई साहब सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। अच्छा मैं बोल रहा हूँ अपने जिलाध्यक्ष जी जो हैं सिकरवार जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है, कैसे करें हम? अभी मैंने उनको कॉल किया भाई साहब। अच्छा तो ठीक है, समझ रहे हैं कि बोले कैसे नहीं हो पा रही है, क्या हो रहा है। ठीक है तो हम बैठक को शुरू कर लें। हमारे बीच में माननीय जी अतिथि जी उपस्थित जी है हमारे जी भाई साहब आपकी आवाज तो पहुंच रही है उनके पास। हाँ मेरी आवाज उन तक पहुंचे लेकिन हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं ना, दिक्कत ये है। जी 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 जी। तो हम तब तक बैठक शुरू कर लेते हैं, वो उपस्थित होंगे तब हम समझ लेंगे। ठीक है भाई साहब ठीक है। ओबीसी समाज प्रमुखों की आज गुना जिले की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। वे बाल आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री शर्मा जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। एवं ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय चौरसिया जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री सिकरवार जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत आज की इस बैठक में, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं बैठक की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी से की आवाज नहीं आ पा रही है, तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा से आग्रह करता हूं कि वे आज की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष। संजय जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्या? संजय जी कनेक्ट है भाई साहब, वो जो जिला अध्यक्ष सिकरवार जी हैं उनकी आवाज नहीं हो पा रही। संजय चौरसिया जी तो जुड़े हुए हैं। हाँ जिलाध्यक्ष जी को आ नहीं रहा है, वो जुड़े तो उनकी आवाज अपने को नहीं आ पा रही है। वो बोल रहे हैं मेरी आवाज क्लियर है क्या? जुड़े हुए हैं। जुड़े नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही भाई साहब, आ रही। अध्यक्ष जी की तो अध्यक्ष जी तक आवाज तो पहुंच रही ना अपनी? हाँ पहुंच रही भाई साहब, पहुंच रही है। चलो ठीक। आज के इस ग्वालियर संभाग के गुना जिले की
वीडियो से द्वारा आयोजित समाज के प्रमुखों की इस बैठक में हम सबके बीच में उपस्थित हुए हमारे आदरणीय और सम्माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, में भी आप संघ के कई विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्तमान में भी आज आप जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का कार्य में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट का दर्जा, ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शर्मा जी, जो कि आज इस नरेंद्र मोदी जी के वर्ष पूर्ण होने पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम सबका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। साथ में उपस्थित मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, मेरे गुना जिले के भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और सक्रिय जिले के अध्यक्ष, जब से अध्यक्ष बने, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटी बैठक बड़ी बैठक, सभी बैठक को बड़ी तन्मयता से निष्ठा और पूर्वक जुड़कर 100% सफलता दिलाने वाले ऐसे मेरे संजय चौरसिया जी जिला अध्यक्ष, मेरे उपस्थित सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, राजेश जी, नरेंद्र जी, सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, और जैसा कि केंद्र द्वारा निर्देशित माननीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, और साथ हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री विष्णु दत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी के निर्देशन में तय हुआ था कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को जो पूर्ण हुआ है, उसको लेकर हम मध्य प्रदेश के अंदर जो 1 वर्ष की हमारी उपलब्धियां हैं केंद्र की, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, सीए का, ट्रिपल तलाक का हो, या अन्य ऐसे वाकई में हमारे देश और राष्ट्र को गौरव दिलाने वाले बड़े बड़े निर्णय हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस देश की जनता जनार्दन के लिए, इस भारत देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए लिए गए हैं। उन सबको लेकर सभी समाज के प्रमुखों को यह बैठक आयोजित की थी। आज के समाज प्रमुखों की बैठक में उपस्थित मेरे सभी समाज जनों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपके और आपके परिवार के लिए शुभकामना प्रसिद्ध करता हूं। आप यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, सदा आप आगे बढ़े, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, कीर्ति प्राप्त करें, धनदार से परिपूर्ण रहे, ऐसी मेरी सभी आज के जितने भी हमारे नेतागण जुड़े हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सबका मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम सबके आदरणीय और सम्माननीय शर्मा जी उपस्थित है, उनके मुखाग्र से जो आप अमृत वचन के रूप में मध्य प्रदेश की 1 साल की उपलब्धि और आत्मनिर्भर भारत को लेकर अगला कदम हम सबका क्या होना चाहिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा की आगे की क्या भूमिका होगी, हम सब कार्यकर्ताओं का क्या विचार आगे होना चाहिए, उसको लेकर हम सबका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। मैं सभी समाज जनों से निवेदन करता हूं कि उन अमृत वचन को हमारे अंतःकरण में उतारते हुए हम सब समाज का नेतृत्व अन्य प्रकार से करते हैं, हम हमारे समाज के बीच में जाकर उस विचार को साझा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश में मजबूती देने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब हमारे बीच में उपस्थित मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राघवेंद्र जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि वे आज की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय राघवेंद्र जी भाई साहब। भाई साहब अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राघवेंद्र जी भाई साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। अभी भी आ रही है? जी अब आ रही है जी। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आप लोग कहेंगे कि मैं आपकी बैठक में आया हूं और आपका स्वागत कर रहा हूं, तो वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरे जैसे इस सामान्य व्यक्ति को आपने इतने बड़े कार्यक्रम में बुलाया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी दूंगा, और मुख्य रूप से सम्माननीय भगत सिंह जी का। और भगत सिंह जी तो मोर्चे के ऐसे ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं कई बार देखता हूं कि भगत सिंह के बाद भगत सिंह ही बने हैं, और भगत सिंह जी की कार्यशैली, भगत सिंह जी का प्रभाव, भगत सिंह जी के काम करने का तरीका वास्तव में समाज को एक जोड़ने का बहुत बड़ा एक माध्यम है। मैं कहूं कि देश को आज जैसी आवश्यकता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से दुनिया के नेता के रूप में आज हम सबके सामने जाने जाते हैं।
एक समय था हमारे प्रधानमंत्री को किस तरह से संबोधित किया जाता था। पाकिस्तान जैसा देश, सिद्धि सा देश बोलता था कि भारत का प्रधानमंत्री तो एक देहाती औरत की तरह। क्या क्या नहीं कहा जाता था, हमारे लिए कहा जाता था भीख का कटोरा लेके हम चांद पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इन 6 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश ने विश्वास व्यक्त किया और पिछले 20-25 साल के बाद जो पूर्ण बहुमत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में की है, इस सरकार ने इस देश का सम्मान इस यहाँ भारत में ही नहीं सारी दुनिया में बढ़ाया है। और दुनिया में इस हद तक बढ़ाया है कि जो अमेरिका जैसा देश सम्मान नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने के लिए मना करता था, मैं कहूँगा उनके चक्कर लगाने लगा है। तो वास्तव में यह सम्मान जो है वो देश का सम्मान बढ़ा है और इस सम्मान के सबसे बड़े भागीदारी हैं तो आप लोग हैं। और मैं आप लोग इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है तो वह पिछड़ा वर्ग है। और पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक में समाज के प्रमुख लोगों के बीच में आकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और वास्तव में मुझे लग रहा है कि शायद मैं इस सम्मान का हकदार नहीं था कि आपके मैं इस बैठक में एक वक्ता के रूप में रहूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया है, कि आपका बहुत बहुत आभारी। वो जो पंक्तियां याद आती हैं, उसने बोला है, 7 समंदर मसी करूं, लेखन सारी बन राय, धरती सारी कागज करूं, हरिगुण लिखा न जाए। वास्तव में प्रधानमंत्री का यह जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल का जो पहला वर्ष है, वो भारतीय इतिहास में, भारतीय मनीषा के अंदर इसी रूप में जाना जाएगा। हम इतनी पुरानी पुरानी बड़ी बड़ी समस्याओं को उठा करके देखें, जिनके अंदर हम चर्चा करने में ऐसा माना जाता है कि दुनिया में इन तक चर्चा भी नहीं की जा सकती है। जब हम जम्मू कश्मीर का नाम लेते थे तो ऐसा लगता था कि ये कभी सॉल्व होने वाली चीज है क्या। ऐसा लगता था जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसका समाधान कभी नहीं निकल सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भोपाल के अंदर 1980 के दशक में एक महापौर होते थे, डॉक्टर बिसारिया, क्योंकि मैं नाम लेके बता रहा हूं। डॉक्टर बिसारिया साहब अर्जुन सिंह के बड़े खास व्यक्ति होते थे। एक बार उस समय के हमारे कोई संघ के अधिकारी उनसे मिलने गए और बिसारिया साहब से बात चल रही थी, तो बिसारिया साहब ने बोला कि देखिए मैं कांग्रेस का आदमी हूँ और भोपाल जैसी जगह का महापौर हूँ, मुख्यमंत्री का सबसे करीबी आदमी हूँ, लेकिन साहब आप लोगों को उल्लू बनाते रहते हो। तो हम कैसे उल्लू बनाते हैं? बोले आप लोग बोलते हो हम राम मंदिर बनवाएंगे, आप लोग बोलते हो धारा 370 हटाएंगे। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ आप कभी नहीं हटाओगे, और जिस दिन आप हटा दोगे उस दिन मैं बीजेपी को वोट दूंगा, बिसारिया जी ने बोला। जब 370 हट गई, मुझे नहीं मालूम था बिसारिया जी ने कभी बोला होगा, मैं एक बार उनसे मिलने गया तो उन्होंने अपने मुंह से सुनाया कि साहब ऐसा ऐसा है और मैंने तय कर लिया है कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। तो मुझे लगता है वास्तव में ये किसी भी राजनीतिक दल के जीवन का श्रेष्ठ समय अवसर होता है, और यह अवसर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमको दिलवाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत वैसे विकास कर रहा है वास्तव में जैसी कल्पना कभी हमारे शास्त्रों ने की थी, और कहा गया था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और भारत की होगी नहीं, भारत की हो गई है। और इस 21वीं सदी की उपलब्धि में मैं केवल आपके बीच में बैठा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, वास्तव में इस मोर्चे का, इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूं कि राजनीति में चूंकि वोट का आधार माना जाता है, उस वोट के आधार पर अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान हमें दिखाई देता है। एक नहीं ऐसे कई मुद्दों पर हम चर्चा करें, और एक नहीं ऐसे 1000 मुद्दों पर भी चर्चा करें, तो मुझे लगता है उपलब्धियों से भरा हुआ भारत हमको दिखता है। दुनिया में शीर्ष पर खड़ा हुआ भारत हमको दिखता है। भारत माता का भाल दुनिया के अंदर चमकता हुआ, दुनिया का मार्गदर्शन करते हुए दिखता है। मैं अगर राम मंदिर के बारे में कहूं तो राम मंदिर भारत की आस्था का केंद्र, हजारों साल से भारत के माथे पर लगा हुआ एक कलंक, और जिसको एक राजनीतिक उसमें उलझा के रखा था। समाज के हर एक व्यक्ति की इच्छा और आकांक्षा था कि जिसके अंदर राम मंदिर बने, लेकिन लोगों ने केवल अपनी वोट की राजनीति, महत्वाकांक्षा,
अब हमारी सत्ता न चली जाए, सत्ता के भय से इस देश में एक ऐसा वातावरण बना के रखा था जिसमें लग रहा था अगर मंदिर का निर्णय हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे कई बार याद आता है कि राजीव गांधी ने एक बार बहुत हिम्मत दिखाई। लोगों ने उनको बताया कि अगर तुम्हारी सत्ता हिल रही और सत्ता को बचा के रखना है तो हिंदुओं के पक्ष में कुछ कर दो। बाकी सारे दबाव, हिंदू समाज का पौरुष, उसको देखते हुए राम मंदिर का ताला खुला। जैसे राम मंदिर का ताला खुला तो राजीव गांधी को तुरंत किसने बोला, साहब आपने ऐसा कर दिया, मुस्लिम आपसे नाराज हो जाएंगे। तुरंत उन्हें साहबानो प्रकरण ला करके तो समाज को केवल वोट के हिसाब से देखने का काम किया जा रहा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा यह इतना बड़ा देश, 130 करोड़ की आबादी का देश, ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ देश, एक केवल वोट की राजनीति के आधार पर चलेगा? नहीं, यह समाज को आगे बढ़ाने के लिए चलेगा, देश की समृद्धि के लिए चलेगा, संस्कृति के विकास के लिए चलेगा। मैं कहता इसको राजनीति और वोट से नहीं देखा जाएगा। इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया और आप देखते हैं इतने लंबे समय के बाद सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला आया और पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। देश के अंदर एक जो कलंक लगा हुआ था उस कलंक को धो दिया। और अगर ऐसी एक एक चीज पर हम विचार करें, भारत की इकोनॉमी कहाँ पहुंच रही है। जो देश अपना बजट ठीक से पेश करते समय लगता था कि इतनी समस्याओं के साथ खड़ा हुआ है, वो देश आज अर्थव्यवस्था में कितने ऊपर पहुंच गया है। हम अगर उपलब्धियों के रूप में देखें तो वास्तव में 8 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर पहुंचाया है। और प्रधानमंत्री बार बार बोलते थे कि मैं उन माताओं को देखता था कि जो चूल्हे में फूंकते फूंकते इनकी आंखें फूंक जाती थी, इनको बेचारों को दिखने में परेशानी होती थी। वो बड़ी उम्र बढ़ते बढ़ते उन माताओं के चेहरे पर मुस्कान लाए। पूरे देश में एक बड़ा कलंक बना हुआ था खुले में शौच जाने का। माताएं बहनें जाती थी, उनकी अपने सामाजिक मर्यादाओं और सब में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। प्रधानमंत्री ने तय किया कि नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता तो ऐसा लगता था बड़े बड़े काम करना है, छोटा छोटा काम प्रधानमंत्री का है क्या। अब्दुल कलाम साहब जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले बच्चों के बीच में जाऊंगा। ऐसे कठिन कठिन कानून लेकर के आए हैं कि अपराधियों की सामत आ गई। ऐसे हजारों कानून बंद कर दिए हैं प्रधानमंत्री ने जिनका कोई महत्व नहीं था, केवल लोगों को उलझाने के लिए बनाए गए थे। अगर कोई एक कानून से बाहर निकलता था, दूसरा कानून बगल में खड़ा होकर के बोलता था इसी के लिए यह भी कानून बना हुआ है। तो कानून विशेषज्ञों को बुला बुला करके प्रधानमंत्री ने इन सारे कानूनों को खत्म कर दिया है। और मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे ध्यान में आता है, भोपाल में चुनाव था, साध्वी प्रज्ञा जी भोपाल से चुनाव लड़ रही। दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दिग्विजय सिंह एक सभा में खड़े होकर के बोलते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, आए क्या? एक नौजवान खड़ा हुआ और हाथ ऊपर करके दिग्विजय सिंह के सामने बोला, हाँ साहब मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं। उन्होंने कहा आए हैं कैसे आए, जरा माइक पे आकर के बताओ। वो माइक पर आकर के आया। जी कोई आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? मेरी आवाज तो आ रही है सबको? आ रही है। वो वहां खड़े होकर के बोलता है कि साहब मुझे मेरे 15 लाख रुपए मिल गए। बोले कैसे मिले? बोले जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो मेरे पूरे पैसे मिल गए। जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर में घुस के जाकर के मारती है तो मुझे लगता है 15 लाख नहीं, मुझे तो 15 करोड़ मिल गए हैं। वास्तव में ऐसे देशभक्त नौजवानों, आखिर एक एक नौजवान के अंदर यह भावना कैसे आई? जब लोगों ने देखा कि देश का हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से 24 घंटे देश के लिए लगा रहता है, हर एक नागरिक के मन में यही विचार आ रहा है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। और यह जो भावना जब नागरिकों के मन में आती है तभी देश आगे खड़ा होता है, तभी देश बड़ा होता है। जो हमारी सेना का इतना मनोबल गिरा के रखा था, चीन की अभी बात चल रही है, चीन युद्ध के समय की जब घटनाओं को देखते हैं तो इतना बुरा हाल था कि जब एक सैनिक बंदूक लेकर के लड़ते हुए जब वो वहां अपने वीरगति को प्राप्त हो जाता था, जब दूसरा सैनिक उसकी बंदूक लेकर के आगे बढ़ता था और तब वो लड़ता था। उस समय लड़ते समय हमारे सैनिकों के पैर गल गए थे क्योंकि उतने अच्छे तरह के जूते हमने उनको नहीं देते, बर्फ में जाकर के वो लड़ रहे थे। ऐसा दुर्बल भारत बनाने का प्रयास जो पिछले 60, 70, 50, 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने किया था, उस भारत को एक सबल और सक्षम भारत के रूप में प्रधानमंत्री ने लाके खड़ा किया है। मुझे लगता है किसी नागरिक के लिए इसलिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती कि उसका राष्ट्र दुनिया के अंदर सर उठा करके खड़ा हुआ है।
दुनिया के जो दादा कहलाते थे, दुनिया जिनके पीछे चलती थी, वो आज भारत के पीछे खड़े हुए। जब इजराइल का और गाजा पट्टी का कुछ झगड़ा होता है तो वो बोलते हैं कि भारत तो इतना सक्षम राष्ट्र है, वो हमारा आकर के हमारे बीच में मध्यस्थता कराए। आखिर यह सौभाग्य किसका है? यह सौभाग्य 130 करोड़ भारतीयों का है। इस सौभाग्य को दिलाने वाले हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के सम्मानीय गृह मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हजारों की संख्या में, एक एक गांव में हजार हजार कार्यकर्ता, एक एक जिले में लाखों की संख्या में और एक एक प्रदेश में करोड़ों की संख्या में, देश में कई करोड़ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के पौरुष के कारण से खड़ा हुआ है। उन कार्यकर्ताओं की हिम्मत की वजह से आज ये सारे दिन हमको देखने को मिले हैं। इसके लिए हमारी कई पीढ़ियां लग गई हैं, कई पीढ़ियों ने अपना जीवन लगा दिया है। आज हम सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं के रूप में हैं कि यह सफलता का जब पायदान के ऊपर देश खड़ा है, उस समय हम एक भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के हम कार्यकर्ता हैं। प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, ये बहुत गौरव का विषय है और ऐसा गौरव मनुष्य के जीवन में कभी कभी आता है। आश्चर्य होता है कि जब देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री ईमानदारी के साथ देश के साथ काम करता है तो देश के नागरिकों का स्वभाव कैसा बन जाता है, आप कल्पना कीजिए। एक हमारे साथ बड़ी समस्या थी, चीन की जो ताकत थी मुख्य रूप से, और हमारी जो कमजोरी थी वो यह थी कि हमारी सेना उस बॉर्डर तक पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि बॉर्डर के एरिया में हमारे पास कोई भी सड़कें नहीं थी। जब सड़कें नहीं थी तो हमारी सेना पर समय पे नहीं पहुंच पाती थी, समय पे नहीं पहुंच पाती थी, उसको रसद नहीं मिल पाती थी, इसलिए चीन की सेना कभी भी अंदर घुस जाती थी, कभी भी कुछ भी करते चली जाती थी। लेकिन मित्रों, मैं पिछले वर्ष जब मैं गया था बॉर्डर पर, मैंने देखा और जो भी दम चौक और धारचूला चौकी की बात हो रही, मैं वहां भी गया था, तो हम देखते हैं इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं। मुझे लगता है जैसे भोपाल से इंदौर जाते हम सड़क दिखती है, वैसे 4 लाइन सड़कें बनी हुई हैं। जहां एक गाड़ी नहीं निकल पाती थी, वहां 4-4 गाड़ियां निकलने वाली सड़कें बन गई। कुछ तो ऐसी ऐसी सुरंगें बनाई हैं जिनको हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जहां से पहुंचने के लिए हमें 4-4 दिन लगते थे, वो 35-35 मिनट का रास्ता हो गया है। और इसमें पूरा देश कैसे खड़ा होता है। अरुणाचल में जब बीआरओ को कुछ सड़क बनाने के लिए जमीन को अधिग्रहण करना था, हम अपने अभी देखिए जमीन अधिग्रहण होती है और सारे केस चलते हैं, मुआवजा मिलेगा, ये होगा, इसने अड़ंगा लगा दिया, उसने लगा दिया। अरुणाचल के लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जब सेना को जरूरत है, हमको जमीन का कोई मुआवजा नहीं लेंगे, जो सीधी रास्ता हो रही हो वहां से रास्ता निकाल लिया जाए। और वहां के नागरिक आर्मी के साथ मिलकर के रोड बनाने के काम में लग गए। तो मित्रों, जब नागरिकों को लगता है कि हमारा देश सक्षम तरीके से खड़ा है, तो भाई साथ में खड़े। और ताकत जब देश की बनती है, जब देश का हर एक नागरिक यह कहता है कि देश मेरा, इसके लिए मुझे करना है। तो वास्तव में यह जो देश के अंदर एकात्मता का, आत्मशक्ति का, आत्मबल जो जगाया है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। साथियों, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम जिस गांव में खड़े हैं, जिस बूथ पे खड़े हैं, हम मान लीजिए यह हमारा देश है। मेरा बूथ सबसे मजबूत जो पार्टी का नारा है, हम उसको आगे बढ़ाना है। और उस जगह के, उस स्थान के, मैं कहूं कि आप नरेंद्र मोदी, आप सम्माननीय गृह मंत्री जी, आप आदरणीय शिवराज जी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विष्णु शर्मा जी, इन सबके प्रतिनिधि के रूप में इन चारों लोगों को मैं कहूं, या जो शीर्ष नेतृत्व है उसको देखना है, तो आपको वहां आकर के खड़े होकर के कार्यकर्ता देखता है। पुनः मैं देखता है संजय चौरसिया जी को देख करके उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी होती है। प्रदेश में देखते हैं तो भगत सिंह जी को देख के लगता है कि इनके तो पांव में चक्कर है, ये तो कभी एक जगह रुकते ही नहीं है, केवल एक ही काम, यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना, यहाँ मीटिंग करना, एक दिन में 10-10 कार्यक्रम करते हैं। एक बार मैंने पूछा भगत सिंह से कहां से आती इतनी एनर्जी, तो भगत सिंह जी बोले कि जब मैं कार्यकर्ताओं को देखता हूं कि मेरा कार्यकर्ता गुना के किसी मकसूदनगढ़ के किसी एक बूथ पर खड़े होकर के जब वो लड़ता है और पार्टी के लिए काम करते हुए दिखता है, तो मुझे लगता है कि वास्तव में जब मेरा कार्यकर्ता इतना काम करता तो मुझे कितना करना चाहिए। साथियों, आपकी ये सक्रियता, मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री जो 20 घंटे काम करने की ताकत देते हैं, वो आपकी सक्रियता उनको ताकत देती है, उनकी सक्रियता आपको ताकत देती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरी ईमानदारी के साथ में अपने देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और सारी दुनिया को उन्होंने एक उस पर खड़ा कर दिया है कि वो भारत की आस्था भरी नगर। हमारा दायित्व होता है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी को उतनी मजबूती से खड़ा कर दें कि किसी के देखने की हिम्मत ना हो।
आज लोग देखते हैं विपक्ष की तरफ तो प्रधानमंत्री के बाद कौन, 1 2 3 4 5 7 8 10 कोई नहीं दिखता। तो वास्तव में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लोगों के अंदर केवल सत्ता की भूख थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की सेवा की। ऐसा ही आप अपने बूथ पर खड़े होकर के, आप अपने जगह पर खड़े होकर के यही कीजिए कि 1 2 3 4 10 तक कोई दिखना ही नहीं चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी, हमारा मोर्चा, हमारा कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष भी जुड़े हुए इसमें गजेंद्र सिंह जी, उनको हम देखते हैं कि सब हम दिखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो हमारा बूथ होगा वही देश होगा। जितना मजबूत हमारा बूथ होगा उतना ही मजबूत देश होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो काम किया है भाई अद्वितीय है, अकल्पनीय है। जब हम 370 की बात करते हैं, धारा 370 के बारे में, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का काम करता हूं, लंबे समय से मैं 10वीं बार जम्मू कश्मीर गया हूं। मैं लाल चौक में, श्रीनगर के लाल चौक में खड़े होकर के मैंने कई बार उसको देखा है। बाकी स्थितियों का मैंने जायजा लिया है। मैं कई तरह के डेलीगेशन में जाता रहता हूँ। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि तो संभव है और ये हो जाएगा और छूटक नहीं होगी। आप देखिए, आपके जिले में बहुत सारे कार्यकर्ता बंधु हैं जो एससी मोर्चे के होंगे, एससी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होंगे। हमारे यहाँ कुछ सीटें होती हैं, रिजर्वेशन होता है, उसके आधार पर उनको टिकट मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तो एससी का कोई रिजर्वेशन ही नहीं था। हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु, हम देखते हैं वाल्मीकि समाज के बंधु वहां पिछले 50-60 साल से रहते थे, लेकिन उनको वहां वोटिंग राइट नहीं थे। 12 लाख लोग ऐसे थे जिनको वोटिंग का अधिकार ही नहीं था। वो भारत सरकार को वोट दे सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का चुनाव होगा तो वोट नहीं दे सकते। ऐसा अन्याय है। उनकी 3-3 4-4 पीढ़ियां लग गई, लेकिन वो वोटिंग का राइट नहीं मिलता उनको। जो 1947 में पाकिस्तान जब विभाजित हो गया, जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया, वहां उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भारत में आ गए थे। जब वो भारत में आए तो यह सोच के आए थे कि मैं अपने भाइयों के पास जा रहा हूं, मैं अपनी माँ की गोद में जा रहा हूं, मैं इसलिए भारत में हूं। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने बड़ी खुशी सोच करके प्राण रक्षा करके अपनी माँ के पास आ गया हूं, लेकिन उन्होंने देखा कि हाँ उनके साथ कितना सौतेला व्यवहार हुआ है। 4-4 पीढ़ियां निकल गई वोटिंग के अधिकार, नौकरी नहीं कर सकते, उच्च शिक्षा में कोई अध्ययन नहीं कर सकते। और अन्याय की तो पराकाष्ठा जब हो गई, वहां एक जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने उसमें एक प्रस्ताव पास कर लिया कि जो वाल्मीकि समाज के लोग होंगे वो केवल सफाई का ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते स्वतंत्र भारत में। और जहां हम समाज को इतना आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहां ऐसा अन्याय हो कि वाल्मीकि समाज का बच्चा पढ़ लिख जाए, डॉक्टर कुछ भी कर ले, लेकिन उसको तो वाल्मीकि का ही काम कर सकता है। जो लोग पूरे देश में आ गए वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट। जब वो लोग वहां से छोड़ करके आए थे तो यहाँ कुछ घरों में रहने लगे थे। उन घरों में वो आज भी किराएदार थे। आज किराएदार किसके थे? जो 70 साल पहले इन घरों को छोड़ करके पाकिस्तान में चला गया, उसके किराएदार आज वो थे। ऐसा अन्याय था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने कहा कि देश में अन्याय नहीं चलेगा। ये भारत माता के पुत्र के साथ में अगर भारत माता की गोद में भी अन्याय होता रहेगा तो यह नहीं चलेगा। कांग्रेस ने जो देश के अंदर एक विभाजनकारी नीति बनाई थी उसको समाप्त कर दिया और ऐसा माथे से भारत के मस्तक से कलंक हटा दिया है। दुनिया के देश बौखलाने लगे, लोग कहने लगे आग लग जाएगी, ये सब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस देश में मजबूत सेना है, मजबूत समाज है, वो इन सब चीजों से लड़ लेगा। और आज हम देखते हैं कि 370 के बाद इसमें कोई एक चू भी नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं, हजारों की संख्या में है, मैं कहूं कि जिनमें कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने वह किया है। 3 तलाक जैसा भयावह विषय, महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है। मैं कानून का विद्यार्थी, मैंने लॉ में पीएचडी किया है। जब मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ और सारी चीजों का अध्ययन करता तो मुझे लगता था महिलाओं की क्या करती है। इस देश में नारी की पूजा की जाती है, जहां कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, वो तो भारत माता की गोद में बहनों के साथ इतना बड़ा अन्याय, यह कोई हाथ नहीं डालना चाहता था। लोगों को लगता था समाज नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं कहा नहीं, देश का सवाल है। मित्रों, इन सबसे ऊपर उठकर उन्होंने राष्ट्रवोपरि का भाव जो देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो भाव प्रधानमंत्री ने दिया है, इतना बड़ा पैकेज। जब मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की बात देखें, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे,
उस समय मध्य प्रदेश का जो आखिरी बजट उन्होंने पेश किया था वो 17,000 करोड़ का था। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिग्विजय सिंह जी। 17,000 करोड़ का आखिरी बजट देकर के गए थे। आज हमारे यहाँ जो लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज जी ने चलाई थी, 17,000 करोड़ से ज्यादा हम उसमें पैसा देते हैं। जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री छोड़ के गए थे, उस समय जो हमारा सिंचित रकबा था उससे मध्य प्रदेश कहां पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि देश को केवल रोकने का काम इन समय में किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के विकास का एक हाईवे बना दिया है। हर आदमी एक ही चीज लग रही है, देश के अंदर स्वाभिमान का भाव जगा दिया है। ऐसा लगता है, हर आदमी को ये लगता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। और आश्चर्य की बात तो जब हुई जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि योग जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जिस कारण से दुनिया में भारत जाना जाता था। हमारे जो योगी ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, जो अनुसंधान करते थे, उनके कारण से हम दुनिया में जो प्रसिद्ध थे। आज दुनिया के विज्ञान ने जो प्रगति की है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो उसी समय खोज दिया था। उस पर विमान से लेकर के शल्य चिकित्सा की जो जो हम कल्पना कर सकते हैं वो सारी हमारे ऋषि मुनियों ने खोज दी। लेकिन आजादी के बाद देश में जो सरकार बनी, उसने भारत के स्वाभिमान को तोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री ने फिर तो स्वाभिमान को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री की पहल पर दुनिया के 174 देशों ने एक साथ मान करके विश्व योग दिवस के रूप में उसको मनाया। पहली बार ऐसा हुआ दुनिया के अंदर कि किसी एक देश ने आह्वान किया हो और 174 देश एक साथ में उसके साथ खड़े हो गए। कैसे, क्यों? ये सब हमारे मन में प्रश्न खड़े हो। हम देखते हैं क्योंकि हमारी पार्टी के संस्कारों ने एक ऐसा हीरा, ऐसा रत्न गढ़ा है कि सारी दुनिया जिसके चकाचौंध के आगे अपने आप को छोटा मानने लगी। सारी दुनिया को लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा सोचना है, तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि साहब हमारे चुनाव प्रचार के लिए तो मोदी जैसा आदमी चाहिए, हमें मोदी जैसी नीतियां चाहिए। लेकिन मित्रों, आज देश के अंदर कुछ ऐसे तथाकथित बहुत उंगलियों पे गिनने लायक लोग रह गए हैं। वो नहीं चाहते कि भारत स्वाभिमानी भारत के रूप में बने। वो नहीं चाहते कि भारत एक ऐसा भारत तो दुनिया का नेतृत्व करे। कुछ लोगों ने तो नारा दे दिया था, मजबूत नहीं मजबूर देश चाहिए हमें। अरे भाइयों, मजबूर देश क्यों चाहिए? दुनिया के अंदर मजबूत देश चाहिए हमें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कार्यकर्ता, समाज के प्रमुख लोग मिलकर के तय करेंगे कि मजबूर नहीं मजबूत भारत चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत चाहिए, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। इसलिए बहुत बड़ा काम किया है। जो बाहर से जो आती थी कुछ कंपनियां बाहर, जो उससे हमारे यहाँ सामान आता था, उन्होंने कहा नहीं, मेक इन इंडिया के अंदर आप भारत के अंदर आइए और यहीं अपना उत्पादन कीजिए। जब मित्रों कोई कंपनी जब देश के अंदर आती है तो हमारी शर्तों पे आती है, उसको मैन पावर हमारे देश का मिलता है, और वो यहाँ जब अपना करोड़ों करोड़ अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको लगता है कि हम यहाँ से पंगा भी नहीं ले सकते। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अपने देश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, यहाँ उन्होंने अपना सामान भेज दिया, हम पर दबाव बनाया टैक्स कम कर दीजिए। चीन का सामान गली गली में बिक रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे इतना सस्ता सामान कैसे। तो प्रधानमंत्री ने कहा अगर इस सस्ता सामान से हमें मुकाबला करना है तो हम केवल कहते रहेंगे इसका बहिष्कार करो, ऐसे नहीं होगा, इसे हमें बेहतर विकल्प देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एमएसएमई के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, हम गांव गांव के छोटे छोटे उद्योगों को खड़ा करेंगे। और मुझे लगता है कि पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है या गांव गरीब और गली की चिंता की गई, वरना तो बड़े बड़े लोगों के बारे में चिंतन होता था। केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का चिंतन होता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि गली मोहल्ले में बैठा हुआ लोहार, बढ़ई और इन सब के बारे में विचार किया जा रहा है। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में देखते होंगे प्रेस करने वाले को भी अपना बिजनेस खड़ा करने का, हमारे जो सैन समाज के लोग होंगे वो एक अपना कैसे अच्छा काम खड़ा कर सकते हैं, हमारे कुशवा समाज के लोग होते हैं वो अपने सब्जी और सबको कैसे प्रमुखता से ला सकते हैं, हमारे जो जो छोटे छोटे वर्ग हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से पैकेज की बात। और ये पैकेज मैं कहूं वास्तव में कि कोई भी बड़ी कंपनी के लिए नहीं है, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है,
इसमें पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है केवल 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 छोटे व्यक्ति के लिए, गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए, शहरों की तरफ पलायन ना हो इसके लिए। और हम देखते हैं कि देश इतनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, फिर भी इन विषम परिस्थितियों में भी हम पीछे नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जब सारी दुनिया को लग रहा है कि दुनिया में क्या होगा, कैसे होगा, जब लोगों ने कहा कि वास्तव में देखना है तो भारत की तरफ नजर उठा करके देखिए। इन विषम परिस्थितियों में से कोई जीवन दर्शन दे सकता तो भारत दे सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन जीने की अलग कला है और उसी कला के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत विज्ञान के रूप में देखो कितना आगे बढ़ रहा है। 104 सैटेलाइट एक साथ में हम छोड़ सकते हैं। पहले हम अपने सैटेलाइट को छोड़ने के लिए नासा पर डिपेंड रहते थे, इस बार नासा ने हमें अपने सैटेलाइट दिए कि आप हमारे सैटेलाइट छोड़िए। हमारा विज्ञान इतना आगे चला। हमने देखा प्रधानमंत्री ने एक दिन देश के चुनाव के समय में एक देश को संबोधन किया था, उन्होंने कहा हमने वो टेक्नोलॉजी अर्जित कर ली है कि हम स्पेस में किसी के को गिरा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लोगों के जो उपग्रह जाते हैं हम स्पेस में ही उनको नष्ट कर सकते हैं। हमने अपना एक स्पेस के अंदर अपना खुद का उपग्रह और खत्म करके बताया दुनिया को। इस टेक्नोलॉजी से हम दुनिया के तीसरे देश बन गए, और मैं कहूं तीसरे नहीं, हम पहले देश बन गए। उनके पास दोनों के पास टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, बहुत कॉस्टली और महंगी टेक्नोलॉजी थी। हमारी तो बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है। जब हम चांद पर जाने का जो हमारा मिशन मंगल गया था, मंगल ग्रह पे, उसकी जब प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने जिस टेक्नोलॉजी को भेजा है वो इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी हमने दी है कि जो गुना के अंदर ऑटो का खर्चा आता हुआ किलोमीटर के हिसाब से वो हमारा खर्चा आएगा। तो आखिर यह सब कैसे हो रहा है? वास्तव में यह सब इसलिए हो रहा है, इस समय केवल एक और एकमात्र चिंतन चल रहा है, देश, नेशन फर्स्ट, नेशन मस्ट, बाकी सारी चीजें बाद में होंगी। प्यारे बंधुओं, हमें समाज में यही संदेश देना है। आप समाज के प्रमुख लोग हैं, समाज में आपकी बात को सुना जाता है, समाज के लिए आप एक आइकॉन हैं। आप जैसा बोलोगे, जैसा दिखेगा, वैसा समाज उसका अनुसरण करता है। तो यह एक राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से तो ठीक है ही, लेकिन इस समय राष्ट्र की आवश्यकता है। मोदी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, मोदी मैं कहूँ राष्ट्र के व्यक्तित्व है, मोदी एक राष्ट्र का प्रतीक है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ताकत के साथ हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हों, देश के प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को हम नीचे तक ले जाएं। अभी हम देख रहे हैं कि जब देश में कोरोना जैसा भयावह संकट खड़ा हुआ है, उस समय में हम हमारे पूरे प्रदेश में देखें, देश के अंदर देखें, करोड़ों लोगों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने, समाज के प्रमुख लोगों ने, जो समाज में गरीब आदमी है जिसको खाने की समस्या है, खुद नहीं खाएगा लेकिन उसको खिलाने की चिंता की। मुझे याद है मैं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था, मैं गजेंद्र सिंह जी को फोन करता था, मैं पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं को फोन करता था, भगत सिंह जी को बात करता था कि वहां में ऐसा मिला है, वहां कुछ हमारे मजदूर भाई हैं और वो कहते हैं उनकी चिंता करना है। तो ऐसा इतनी चिंता करके मैं उन्होंने वहां तक पहुंचाया है। और मैं एक दिन भगत सिंह जी से बात कर रहा था तो उनका पहले एक कैटरिंग का काम था, आप सबको नहीं पता होगा। जब उन्होंने, मैंने पूछा कि आजकल वो काम बंद कर दिया? हाँ बोले बंद कर दिया भाई साहब, जितना भी उसमें कुछ प्लेट्स वगैरह थी वो मैंने सब कोरोना में खाना मजदूरों में बांट दिया। वो एक कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम में जाके उन्होंने देखा कि एक कोई महिला अपने बच्चे को लेकर के आई और एक डोलची टाइप का कुछ लिए थी, उसी में उसने दाल डाल ली, उसी में उसने सब्जी डाल ली और वो वहां खड़ी थी। अध्यक्ष जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो हजारों की संख्या प्लेट रहेंगी सब उठवाओ, सब मैं बंटवा दूं। तो वास्तव में जब कार्यकर्ता इस समर्पण के साथ खड़ा होता है तब देश बड़ा होता है। जब एक कार्यकर्ता ये सोचता है कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है, तब एक राष्ट्र सफल होता है, तब एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री खड़ा होता है, तब एक ऐसा दुनिया के अंदर दोबारा से एक लौह पुरुष के रूप में हमारे गृह मंत्री खड़े होते हैं। सरदार पटेल के बाद दुनिया ने हमारे गृह मंत्री की ताकत को देखा है, दुनिया के अंदर बता दिया कि भारत क्या होता है। हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। मैं जब कारगिल गया था पिछले वर्ष और मैंने वहां जाकर के जिस चौकी पर, वहां 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक चौकी थी, हम उस पर गए तो वहां एक कर्नल रवि अय्यर बैठे थे। अब मैं रवि अय्यर जी को पूछा कि अय्यर साहब
ऐसा क्या अंतर आ गया पिछले 6 साल के अंदर में? आप आर्मी के कर्नल के नाते बताइए, चौकी पर खड़े होकर। तो उन्होंने बोला कि अध्यक्ष साहब, मैं क्योंकि आयोग का अध्यक्ष है, मैं इस नाते मैंने बात की, तो वो मेरे से बोलते हैं कि साहब क्या अंतर आ गया है, ये कहने की जरूरत नहीं है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे खड़े होने की स्टाइल बता दीजिए क्या अंतर आ गया है। जब हम बात करते हैं तो हमारी आंख में आंख डालकर जो दूसरे से बात करते हैं वो समझ आता है क्या अंतर आ गया है। बोले यहाँ खड़े होने के लिए हमारे पास वो संसाधन है जो हम पिछले 50 साल में 60 साल में कल्पना ही नहीं कर पाए। आज चाइना जो सोच रहा होगा उससे कई गुने अच्छे संसाधन हमारे पास हैं। ये खड़ा हुआ है। मैं कहा हमारे सैनिक का मनोबल इतना बढ़ गया है, जब प्रधानमंत्री हमारे बीच में आकर के, दिवाली पर लोग अपने घरों में मनाते होंगे, प्रधानमंत्री हमारे बीच में आके खड़े होते हैं सेना के अंदर, सेना का जोश 1000 गुना बढ़ जाता है। साथियों, आप सब अपने स्थान पर वास्तव में देश के प्रधानमंत्री के प्रतीक हैं। उस जगह के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आप ही हैं। वहां के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी कुछ है सब आप। समाज केवल आपको दृष्टि से देखता है। ये अपने आप को इतना सबल, इतना सक्षम, इतना समर्पित अपने उद्देश्य के लिए कर दीजिए। लोगों को कहते हैं, लोग कहें कि देखना है तो हमारे बूथ के अध्यक्ष को देख लीजिए, हमारे बूथ के प्रभारी को देख लीजिए। अगर हमने यह काम किया, मैं बार बार कहता हूं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी ताकत है हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा है। तो यह मैं नहीं, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, जैसे गृह मंत्री बोलते हैं कि हमारी ताकत है ये। और प्रजातंत्र में ताकत तो केवल वोट में होती है। ये सबसे बड़ी ताकत के रूप में आप हैं। और मैं कहूं सबसे बड़ी ताकत नहीं, इस देश का निर्माण करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत कैसा होगा ये आपको तय करना है। प्रधानमंत्री कितनी मजबूती से देश के अंदर काम करेंगे ये आपको तय करना है। प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया के अंदर देश को खड़ा करके दिखा दिया है कि हम पूरी तरह से सक्षम और सबल राष्ट्र हैं। हमें यह दिखाना है कि हम एक सक्षम और सबल समाज के रूप में खड़े हैं, इसकी आवश्यकता है। सारी दुनिया, सारी राजनीतिक पार्टियां भले ही कुछ भी कहती हैं, जब बैठती हैं तो यही कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बाहर जाके भले ही राजनीतिक कुछ भी कह दें। हमें ऐसा वातावरण खड़ा करना है कि हमारे बूथ के ऊपर खड़ा होकर के कहें, हमारे जो मोर्चे का अध्यक्ष होगा उसको देख करके लोग कहें कि कार्यकर्ता तो ऐसा बनना है। जब शिवाजी औरंगजेब का जो युद्ध होता है, जब शिवाजी आगरा से औरंगजेब को चकमा देकर के वापस आ जाते हैं, औरंगजेब का और उसके लड़के का, उसका जो शहजादा था, उसका एक संवाद है। आखिरी वो कहते हैं कि शिवाजी ने मजबूत किले नहीं, मजबूत लोग खड़े किए हैं। शिवाजी का चरित्र दूध जैसा पवित्र है। शिवाजी जहां खड़ा होता है वहां लोग अपने जीवन को अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ नाम लेकर के बोलते हैं, ये हमारे सिद्धि जो और हमने इनको भेजा था लाखों की सेना में, शिवाजी के एक एक मामले ने इनको मार मार के भगा दिया। आखिरी में वो कहते हैं कि अगर हमें दुश्मन मिला है तो शिवाजी जैसा सीखना चाहिए। मित्रों, राजनीतिक पार्टी के लोग कहें कि हमें अगर सीखना है तो हमारे मोर्चे के कार्यकर्ता से सीखो। ऐसा एक वातावरण खड़ा करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, भगत सिंह जैसा मैं अच्छा बोलना नहीं जानता, मैं भाषण देना नहीं जानता हूं, इसलिए शायद आपको लगेगा कि इसको गलती से हमने बुला लिया है। लेकिन मैं केवल एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं कार्यकर्ता भाव से आपको बात कहूंगा कि आप एक ऐसा वातावरण बनाइए। आप बना सकते हैं, आप सक्षम हैं, आपने बनाया है। मैं कई कार्यक्रम में भगत सिंह जी से चर्चा करता हूं, तो मैं कोई मैं बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं। कई बार तो हम देखते हैं कि हमारे मोर्चे के कार्यक्रम पार्टी के कार्यक्रम से बड़े होते हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है और ये गौरव का विषय है, क्योंकि ताकत तो हम ही, हमारी पार्टी की। हमारे जिलाध्यक्ष की सबसे मजबूत बाजू तो हम ही होते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन भारत के इतिहास का, मैं कहूँ अब आने वाला समय भारतीय इतिहास के लिए बहुत है। आज देश चारों तरफ चुनौतियों से लड़ रहा है और अब देश लड़ नहीं रहा है, चारों तरफ की चुनौतियों को परास्त करने के लिए खड़ा है। पाकिस्तान तक पकाया हुआ खड़ा है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। चाइना, हम देखते हैं कि जिस चाइना के बारे में कहते थे कि भारत कभी उससे लड़ने की नहीं सोच सकता,
वो चाइना आज क्या हाल है उसका? जिस जगह पर अभी युद्ध की स्थितियां बनी हैं, वहां हमें 10 सैनिक पहुंचाना, एक केवल हमारे पास एक छोटा सा हेलीकॉप्टर वहां उतर सकता था और हम केवल 10 सैनिक एक बार में पहुंचा सकते थे। इसलिए चाइना के पास ताकत थी कि चाइना की जो बड़ी बड़ी हैवी आर्टिलरी वहां पहुंच जाती है, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां चली जाती है, उनके पास रोड था। लेकिन इस बार ये स्थिति हो गई है कि हमारे ऐसे ऐसे विमान करने के लिए हमने वहां लैंडिंग के लिए वो बना लिए हैं कि एक साथ में ऐसा उसमें आया था कि वो 10 हाथियों के बराबर जितना वजन होता है उतने वजन के हम हथियार वहां लेके जा सकते हैं। तो चाइना की चोटी तक हम जा सकते हैं। सब आपके पराक्रम की वजह से, आपने अपने गढ़ में खड़े होकर के जो काम किया है उसकी वजह से देश में प्रधानमंत्री ऐसा कर पा रहे हैं। और यह जो 130 करोड़ भारतीयों के लिए इतना स्वर्णिम अवसर है कि दुनिया के अंदर यह अवसर किसी भी देश को कभी कभी मिल पाते हैं। आज देखिए देश के स्वास्थ्य मंत्री, सारी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य की चिंता करने वाले WHO के अध्यक्ष, वो दिन दूर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री UN के चेयरमैन होंगे। जिस संयुक्त राष्ट्र में हम लोगों को जो सुरक्षा परिषद में जगह देने की बात हो रही थी कि जगह भारत को नहीं दी जाती, भारत को जगह ढूंढना है, मैं कहता हूं कि मैं भविष्य देखता तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक पढ़ने लिखने वाला स्कॉलर हूं, जिसको कहते हैं विद्यार्थी हूं। मैं उस आधार पर पूरी श्रद्धा से कहता हूं कि यह काम हमारी आंखों के सामने होगा, बहुत जल्द से जल्द होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री UN के अध्यक्ष बनेंगे। सुरक्षा परिषद भी हमारे हिसाब से चलेगा, हम तय करेंगे सुरक्षा परिषद में कौन से देश रहेंगे, कौन से बाहर होंगे। यह कैसे संभव होगा? आपकी ताकत से संभव होगा, यह आपके द्वारा संभव होगा। मैं एक दिन देश के एक बड़े राजनेता तो नहीं कहूंगा, मैं राजनीति कहूंगा, मैं उनको सुन रहा था जब उन्होंने बोला कि जब देश 120 मना रहा होगा अपनी आजादी की, जब हमारा देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय हमारी सरकार होगी। आप कल्पना कीजिए हमने कहां तक की तैयारी की है। 1947, आज हम बीच में खड़े हैं, 27 साल बाद भी हम ये काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे। ऐसे हम लोगों ने हमारे राजनेताओं ने, हमारे देश के कर्णधारों ने योजना बना के रखी कि राष्ट्र को हमें कहां पहुंचाना है। मित्रों, छोटी मोटी चीजों को सबको भूल जाना, राजनीतिक चीजें भूल करके केवल एक ही मात्र राष्ट्र के लिए मैं सारा काम कर रहा हूं। मेरे अपने मोहल्ले की, अपनी जगह की राजनीति, किसी व्यक्ति से अच्छा बुरा राग द्वेष को भूल करके मेरा जो काम हो रहा है वह राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है। मैं जो करूंगा उससे देश की दशा और दिशा बदलेगी। मैं जितना मजबूत होऊंगा, देश का प्रधानमंत्री जितना मजबूत होंगे, इस भाव को लेकर के हम काम करें। मैं कुछ आंकड़ों में बात कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़ों में बात करने की आवश्यकता नहीं। आप सब जानते हैं, आप सब नेता है, मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं बात करूं अगर नागरिक के लिए अभी जो कानून आया है CAA की, आप लोगों ने देखा है। मैं अगर कुछ भी बातें आपको बताऊं जो देश की प्रगति की हैं, तो मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कहूं इन सब के पीछे जो ताकत है, इन सब के पीछे जो हथियार है, और इन सब के हथियार का जो हथियार है, मैं कई बार बोलते हैं कि बंदूक नहीं लड़ती, बंदूक के पीछे खड़ा हुआ आदमी लड़ता है। आदमी नहीं लड़ता, आदमी के अंदर का कलेजा लड़ता है। कलेजा है वो आप है। जितने मजबूत होंगे उतनी बड़ी हमारी इसके अंदर ताकत होगी। मित्रों, हम प्रधानमंत्री जी को टीवी पर और रोजाना किसी न किसी में सुनते रहते हैं, मन की बात, उनके विचारों को सुनते रहते हैं। उन विचारों को हम सुनकर के आगे बढ़ाएं। बूथ का मैं सब कुछ हूँ, यह विचार मन में लाएं, अपना बूथ को सबसे अच्छा बनाना है, यह हम करें। देश ने जो काम की है हम उनको आगे बढ़ाएं, 30 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और गौरव को जगाएं, यह हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जिस तरह से उन्नति कर रहा है भारत, कई गुनी अधिक ताकत से है। जो विरोधी थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हिम्मत है कि इसने राष्ट्र को आगे बढ़ने से रोक। केवल कुछ छोटे मोटे गिने चुने कम्युनिस्ट बचे हैं, वो मैं कहूं कि बिल्कुल वैसे हैं जिस हम ताकत से फूंक देंगे वो उड़ जाएंगे। एक साथ देने की आवश्यकता है। अब जो एक अंधकार था वो समाप्त हो गया है और केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश
जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सारी दुनिया के अंदर छाने वाला है, दुनिया को मानवता की शिक्षा देने वाला है। ऐसा हम सबको देश बनाना है, हम अपने प्रधानमंत्री को हमें मजबूत करना है। यह जो वर्ष है ये उपलब्धियों भरा है। फिर मैं आखिरी में कहूं कि प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को वैसे ही गिना जा रहा है जैसे मैंने कहा शुरू में बोला था कि 7 समंदर मछली करूं लेखन सारी बन रहा है। उन्होंने बोला कि सात जितने भी समुद्र है उनकी अगर मैं स्याही बना दूं, जितनी भी वनस्पतियां उनको लेखनी बना दूं, पूरी धरती को कागज कर दूं, फिर भी प्रभु के गुण नहीं लिखे जा सकते। मैं मानता हूं कि ऐसे ही दिशा में चल रहा है समय देश। इस समय देश की उपलब्धियों को भी आप ऐसे ही आगे बढ़ रही हैं। उनको शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। जहां देखते हैं समाज यही चिंतन चल रहा है। यह चिंतन आपके कार्यकर्ताओं की वजह से चल रहा है। जो पार्टी कभी 2 सीटों से शुरू हुई थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में शुरू किया दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, आज वो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। और यह सब कारण है आप जैसे कार्यकर्ताओं का परिश्रम। इसलिए मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं मोर्चे के सम्मानीय अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। आदरणीय संजय जी हैं, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, और मोर्चे के एक एक जगह के छोटे छोटे स्थान से आए हुए सभी कार्यकर्ता जो सेमिनार में जुड़े हुए हैं, समाज के जो प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। मैं इस बैठक की अगली कड़ी के लिए जिला अध्यक्ष संजय चौरसिया जी से निवेदन करता हूं कि वे आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करें। चौरसिया जी। हेलो चौरसिया जी, सुन पा रहे हैं? एक सेकंड सर, मैं आवाज कर लूं। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है जी भाई साहब। माननीय प्रत्याशी जी, भाई साहब भगत सिंह जी कुशवाहा जी, माननीय राघवेंद्र भाई साहब, आज बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने, राघवेंद्र भाई साहब ने बहुत पुरानी बातें याद दिला दी भाई साहब ने आज कांग्रेस शासनकाल की। और हमारे प्रदेश के कार्यालय मंत्री माननीय राजेंद्र भाई साहब चौकसे जी, जो हर दूसरे तीसरे दिन हमें बिल्कुल रेडी रखते हैं अपनी फ़ोन पे, माननीय कुंदन सोनी जी, माननीय प्रतीक दामोदर जी, माननीय संजय सोनी जी, माननीय नितिन जी, और मेरे मंडल अध्यक्ष जी, तीनों मंडल अध्यक्ष जी, महामंत्री भोला सोनी जी, मंडल अध्यक्ष बंटी करार जी, मंडल अध्यक्ष जगवान सिंह, और कौन नितिन नामदेव जी, फतेहगढ़ मंडल से हमारे गोविंद जी ओझा जी, मुकेश ओझा जी, कुंदन सोनी जी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ। हो जाओ, पहले अपन क्या करवा लें, बिना बाके नहीं होंगे।